अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ज़ेब एफएम डिजिटल और मीट एंड टॉक की एक स्पेशल एपिसोड है जिसके अंदर हम एडमिशन के सिलसिले में भी बात करेंगे। तो आज हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ जो ऑनरेबल हमारे गेस्ट हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जो इस वक्त एमएस और पीएचडी स्पेशली मैनेजमेंट साइंसेस में कर रहे हैं, उनका तकरीबन उनसे मिलना जुलना होता है और हमने इसी चीज़ को देखते हुए कोशिश की कि हम उनको अपने प्रोग्राम में लाइन अप करें। जी हाँ, आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं डॉक्टर सारा वली कादी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली देखा गया है कि लोगों का एक ड्रीम होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे और पढ़ के कुछ बनना है, लाइफ में कुछ करना है, और जब तक मास्टर्स की डिग्री वो अचीव करते हैं तो समवट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपनी जॉब और उस तरह की लाइफ की ज़िंदगी की बहुत सारी मशगूलियात के अंदर मसरूफ़ हो जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो अपना विजन बनाते हैं कि वो आगे पढ़ें। तो वो एमएस और पीएचडी में मैंने मोस्ट प्रोबेबली देखा है कि लोग इनरोल्ड होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ ये है कि आप भी ज़ैबिस हैं और आपने भी ज़ैबिस से ही पीएचडी किया है। जी जी, तो ये सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा और बहुत टफ भी। ओके। तो ये ख्याल कैसे आया आपने कि जैसे मैंने एक गुजारिश की कि लोग मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि एमबीए करते हैं एंड देन अगेन एमबीए के बाद अपनी बिजनेस लाइफ या ऑफिशियल लाइफ में बहुत ज्यादा एंगेज हो जाते हैं, एंड देन अगेन जितना मुझे याद है कि आपने एमबीए के बाद शायद जॉब भी स्टार्ट की थी, एंड देन अगेन ये चीज मुझे थोड़ा सा आप बताएं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि कुछ लोगों का विजन होता है कि वो डॉक्टरेट प्रोग्राम जरूर करेंगे, पीएचडी जरूर करेंगे। तो आपका ये सफर किस तरह आपने सोचा, आपको किस तरह गाइडेंस मिली, क्या हुआ? थोड़ा अगर इस पे आप हमें एनलाइटन कर सकें। अच्छा, ठीक, मेरी जो है वो कुछ वजूहात थी पीएचडी स्टार्ट करने की, क्योंकि फर्स्ट तो ये था कि व्हेन आई वाज डूइंग माय फर्स्ट ईयर इंटर, जी जी, तो उस वक्त मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी सही। और मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, एमबीबीएस। तो माय फादर वाज एमबीबीएस डॉक्टर, तो उन्होंने शायद इस लाइफ में, एमबीबीएस की लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी थी और उन्होंने कहा था बहुत टफ लाइफ है। जी जी, तो उन्होंने मुझे उस वक्त मनाया कि नहीं, आप एमबीबीएस नहीं, आप पीएचडी करना, बिकॉज के पीएचडी हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, एमबीबीएस इज जस्ट लाइक द बैचलर्स डिग्री, तो वो पीएचडी डॉक्टर बनना। तो एक तो उन्होंने माइंड में डाला था, दूसरा व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए, तो उस वक्त मैंने यही सोचा कि व्हेन द टीचर्स हु आर टीचिंग अस, तो एक इंस्पिरेशन आई कि यार मुझे ये जो है ना फैकल्टी पोजीशन में जाना चाहिए। ये एक ऐसी चीज है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हमारा रिलीजियस भी आता है कि ये पैगंबरी पेशा है, बट सेकेंडली ये कि भाई यू आर डिस्ट्रीब्यूटिंग द नॉलेज, आप नॉलेज दे रहे हो लोगों को। और वन ऑफ द गुड मेरिट स्कॉलरशिप स्टूडेंट थी मैं। तो उस वक्त जो है, उसके बाद मैंने जैसे ही अपना 17.5 years अपनी एजुकेशन कंप्लीट की ज़ाबित से, आई गॉट अपॉइंटेड एज द फैकल्टी मेंबर एट एसएमआई यूनिवर्सिटी। तो वहां पे क्योंकि ज़ाबित में फॉरेन से मैं नहीं आना चाह रही थी, कुछ एक्सपीरियंस जो है, एट दैट टाइम द मैनेजमेंट एंड द टीचर्स वर इनकरेजिंग अस कि भाई आप बाहर जाके कुछ एक्सपीरियंस लें। सही। तो उस वक्त जो है मैंने वहां पे तकरीबन 3.5 years सर्व किया। तो और फैकल्टी, व्हेन यू आर कमिंग इन दिस पोजीशन, फैकल्टी में आना है, तो आपको आगे बढ़ने के लिए आपको डॉक्टर डिग्री भी चाहिए, और आपको सीखने के लिए भी, और ज्यादा सीखने के लिए भी डॉक्टर की डिग्री चाहिए, बिकॉज के एक पर्टिकुलर फील्ड में आप बहुत सारी डायमेंशंस पे काम करते हैं, आपके लिए बहुत सारी वेज निकलती हैं, आपको और मौका मिलता है सेल्फ स्टडी करने का, बुक्स पढ़ने का डिफरेंट। तो ये एक पीएचडी होता है जो आपको बाउंड कर देता है कि आपने रिसर्च भी करनी है, आपने पढ़ना भी है, और आपने आगे भी बढ़ना है। सो दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट के जो मैंने सोच के, एक पीछे ड्रीम तो था डॉक्टर बनने का, सेकंड मेरा ये था कि नहीं, अभी जो है अगर आगे इस फील्ड में बढ़ना है तो फिर आपने डॉक्टरेट भी करनी है। सही, बहुत जबरदस्त। मतलब सबसे बड़ा क्रेडिट आपके वालिद गिरामी जनाब वली मोहम्मद साहब को जाना चाहिए कि उन्होंने आपको इस तरह गाइड किया कि भाई हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग पीएचडी स्कॉलर्स होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पीएचडी आपने किया तो क्या इसके बीच में आपको एमएस की नौबत आई, या आप अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने ऑलरेडी बताया ये, मगर मैं फॉर द सेक ऑफ नॉलेज ये पूछना चाहता हूँ कि आपने डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल्ड किया, तो एमबीए के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल करना कैसे पॉसिबल हुआ? अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी जो लोगों को भी कंफ्यूजन होती है कि व्हेन यू आर डूइंग एमबीए तो फिर मैं डायरेक्ट पीएचडी कैसे करूं। तो आप बिल्कुल डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं अगर आपकी एमबीए और आपका बैचलर्स ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं 17.5 years ऑफ एजुकेशन की, फर्स्ट ऑफ ऑल।
और सेकंड ये कि अगर आपने एमबीए में अपना इंडिविजुअल थीसिस किया है, सही। अगर आपने इंडिविजुअल थीसिस किया है तो आप एलिजिबल है डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। सही। तो वो आपकी एजुकेशन 17.5 इयर्स होना जरूरी है रेलिवेंट डिसिप्लिन में। अगर आपका डिसिप्लिन रेलिवेंट नहीं है या आप किसी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं तो फिर जो है आपके लिए दूसरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सही। एमएस करना और एमबीए और एमएस, यहाँ पे मैं क्लैरिफिकेशन करना चाहूँ, एमबीए इज इक्विवेलेंट टू एमएस। ठीक है। 17 इफ यू आर डूइंग द थीसिस वर्क, अगर आपने थीसिस नहीं किया तो समटाइम्स ये भी होता है कि आपको पीएचडी में प्री रैक थीसिस जो है वो दी जाती हैं एंड देन कुछ डेफिशिएंसी कोर्सेज दिए जाते हैं एंड देन यू कैन कंटिन्यू विद द पीएचडी। अगर 17 साल एजुकेशन में तो आपको एमएस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपके ईयर्स जो है वो 17.5 नहीं बन रहे एंड इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एचईसी, सो वी आर फॉलोइंग दिस रिक्वायरमेंट। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि एमएस इज इक्वलेंट टू एमबीए एंड यानी कि 17.5 साल आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। तो कहने का अदर मकसद मेरा ये था कि कुछ लोग मैंने देखे हैं जो अक्सर ये हमें बताते हैं कि आई वाज नॉट दैट मच गुड स्टूडेंट, मेरी सीजीपीए कम थी, मैंने एमबीए 17.5 साल तो पूरा कर लिया मगर मुझे एमएस करना पड़ रही है। तो इसका क्या रीजन होता है? और समवॉट वो शायद ये भी मैंने परसीव किया है उन लोगों से बात करते हुए कि वो डॉक्टरेट प्रोग्राम यानी कि पीएचडी भी करना चाह रहे हैं। असल में आपकी रिक्वायर्ड सीजीपीए जो होती है वो पीएचडी में एडमिशन का जो क्राइटेरिया दैट इज 3 सीजीपीए। सही। इफ यू डोंट हैव दिस 3 सीजीपीए, किसी की 2 देखिए जैसे एमएस में भी अगर आपकी जो है डिग्री कंप्लीशन रिक्वायरमेंट 2.75 है और किसी स्टूडेंट की 2.8 एमएस में भी आ जाती है तो भी उसको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलेगा अनटिल एंड अनलेस उसकी सीजीपीए 3 हो। तो फिर भी हम उन स्टूडेंट्स के लिए हम पूछते हैं कि भाई अगर आपने पीएचडी में एडमिशन लेना है सो बिफोर क्लियरेंस आप जो है अपना कोई कोर्स इंप्रूव करें जिसमें आपकी जीपीए कम आई है ताकि आपकी सीजीपीए इंक्रीज हो सके। एटलीस्ट आप अपना डोर ना बंद करें, क्योंकि 3 सीजीपीए से अगर कम है पीए आपका एमएस में तो आप पीएचडी के लिए अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। सही, मतलब मेन चीज ये है कि आप 3 सीजीपीए से अबव हो, लेकिन आप इजीली एनरोल्ड हो सकते हैं कि भाई आपने एमबीए की बेसिस पे आप जाके पीएचडी के प्रोग्राम पे एनरोल्ड हो गए और 17.5 जो है आपकी एजुकेशन ईयर्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, जैसे अभी आपने बोला कि कुछ स्टूडेंट हैं जो इंडिविजुअल थीसिस करते हैं, तो उनको आप क्या मतलब रिकमेंड करेंगे, क्या क्या बेनिफिट्स वो अर्न कर सकते हैं? क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो जैसे कहते हैं ना कि एक इंडिविजुअल देन अगेन वो रिसर्च पूरा थीसिस कर रहा है तो वो काफी मेरे हिसाब से कैपेबल बच्चा होगा जो ये सारा कुछ कर पाएगा, वरना तो लोग ग्रुप के साथ अपना जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो करके एमबीए करते हैं। असल में देखिए ना अतीक, एमबीए में इंडिविजुअल थीसिस करना और पीएचडी करना ये बहुत डिफरेंट चीज है। मतलब पीएचडी के लिए देखिए, जो पीएचडी का मैं कहती हूँ ना कि आपने पेशेंस आपको चाहिए उस डिग्री को अर्न करने के लिए। इट्स नॉट 2 years 1.5 year डिग्री, उसमें 5 साल 6 साल 4 साल आपको 7 साल भी लग सकते हैं, उससे ज्यादा आपको मैक्सिमम एचईसी देता है 7 to 8 years का। लेकिन उसमें पेशेंस ये होना चाहिए कि भाई आपको बहुत सारे इन सालों में कमेंट्स मिलते हैं, आपको बहुत सारी चीजें इंप्रूव करनी पड़ती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि आपका काम रिफाइन से रिफाइन होता जाए। क्योंकि एज पर एचईसी जब आप पूरी थीसिस 30 क्रेडिट आवर्स, इट मीन्स कि आप 40,000 वर्ड्स ऑलमोस्ट लिखते हैं। सही। और उसके बाद जब आपकी थीसिस एक थीसिस फॉर्म में फुल आती है तो हम जो है उनको फॉरेन इवैल्यूएशंस के लिए भेजते हैं टेक्नोलॉजिकल एडवांस कंट्रीज में। तो यूएसए, यूके, फ्रांस ऐसी कंट्रीज में आपकी थीसिस जब इवैल्यूएशन के लिए जाती है तो आप सोचें कि इस थीसिस का जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत पार होता है। तो एक सिंसियरिटी के साथ, एक पेशेंस के साथ और डिटर्मिनेशन के साथ ये डिग्री अर्न की जाती है। पीएचडी इज नॉट द इजी थिंग। ऐसे हो तो फिर हम कहेंगे यार हर कोई पीएचडी करे, बट जो करना चाहता है दिल से, जिसको लर्निंग करनी है, रिसर्च में ग्रिप चाहता है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, देखिए फॉर एग्जांपल एचआर इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है, मार्केटिंग इज अ वेरी बिग थिंग। अब मार्केटिंग में आप ब्रांड मैनेजमेंट, रिटेल मार्केटिंग, रिटेल मैनेजमेंट, आप उसके साथ सर्विस मैनेजमेंट, ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। ब्रांड मैनेजमेंट में भी अगर आप विद इन जाएंगे तो आपको ब्रांड मैनेजमेंट की बहुत सारी अम्ब्रेलास मिलेंगी। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर एरिया में आपको एक स्पेशलाइजेशन आपको मिलती है जहाँ पे आप काम करते हैं। तो पीएचडी आपके लिए ऐसी चीज नहीं है कि भाई ये बहुत जल्दी से ऑन हो जाए। ये ऐसी डिग्री है जो आपको नो डाउट ये आपको विंग्स देती है, फ्लाई आपने करना है और कैसे करना है इट्स डिपेंड अपॉन यू।
सही। अच्छा, अब आपने जैसे कहा रिसर्च और सारी चीज़ें, माशाल्लाह आप हेड ऑफ रिसर्च फॉर द मैनेजमेंट साइंसेस डिपार्टमेंट के अंदर हैं। तो आप पढ़ाती भी थी, तो मुझे जितना याद है कि आप एडवांस रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी और बिज़नेस रिस्क मेथोडोलॉजी, क्योंकि मैं जब भी आपसे मुलाकात होती तो अक्सर मैं देखता था कि आपके स्टूडेंट्स जो हैं, आप एडवाइज़र भी थी उनकी रिसर्च के हवाले से, तो मैं काफ़ी ज़्यादा हुजूम देखता था। तो मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अंडर ग्रेजुएशन, फिर ग्रेजुएशन लेवल की या फिर अब एमएस और पीएचडी लेवल की रिसर्च, इसको किस लेवल पे आप देख रही हैं? क्योंकि बहुत सारे, जैसे अभी आपने कहा कि भाई जो पढ़ना चाह रहा है, जो रिसर्च करना चाह रहा है, जो एफर्ट लगाना चाह रहा है, तो ऑब्वियसली तो हर लेवल की अपनी एफर्ट होगी। तो जो बच्चे अभी अंडर ग्रेजुएशन या जैसे लाइक एमबीए कर रहे हैं, तो अगर वो आगे पढ़ना चाह रहे हैं, तो अपनी रिसर्च पे कितना एम्फसाइज करें? देखिए आपने मुझसे अंडर ग्रेड का भी पूछा, ये वो मैं रिसर्च अभी भी पढ़ाती हूँ, और बिजनेस रिसर्च मेथड्स अंडर ग्रेड्स को या अप्लाइड रिसर्च मेथड्स एमबीएस को, एमएस को रिसर्च मेथड्स, इवन पीएचडी को एडवांस रिसर्च मेथड्स भी हम जो है मैं खुद पढ़ा रही होती हूँ। तो वहां पर अब डिफरेंट लेवल्स हैं सबके, और हर लेवल पे इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर हम ये कहें कि बैचलर्स में इम्पोर्टेंस नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप इस वक्त पूरी हमारी ऑर्गेनाइजेशन या पूरी आप वर्ल्ड वाइड देखें, तो कोई भी ऐसी कॉर्पोरेट नहीं है कि कोई अगर प्रोडक्ट बनाए तो वो विदाउट रिसर्च बनाए। सही। देखिए, एक प्रोडक्ट इनोवेशन से लेके उस प्रोडक्ट जब वो मैच्योरिटी पे पहुंचता है, जब उसकी आपने रीवैम्पिंग भी करनी होती है, तब भी रीवैम्पिंग में भी आपको उसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है कि मार्केट साइज क्या है, मार्केट क्या होगी, कौन सी कैंपेन है जो हमारे लिए सही होगी। इस वक्त हमारे पास जो बैचलर्स हैं, जितने भी बीबीए, बीए, बीएस या बीएस अकाउंटिंग फाइनेंस, जितनी भी हम वहाँ पे रिसर्च करवा रहे हैं, या जो एमबीए में या एमएस में रिसर्च हो रही है, वो सारी एमबीए में, नॉट एमएस, वो सारी अप्लाइड रिसर्च है। अप्लाइड रिसर्च बिजनेस प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कंपनीज खुद हमें प्रोजेक्ट्स देती है कि हमारे स्टूडेंट उनके लिए काम करें। सही। ठीक है, तो रिसर्च इतनी इंपॉर्टेंट है। हर मतलब आप ये सोचो, इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं कि हर 3-4 का जो ग्रुप है वो किसी ना किसी कंपनी पे काम कर रहा है। समटाइम्स दे आर वर्किंग ऑन XYZ, मैं नाम नहीं ले रही, बहुत सारी कंपनीज है जिनके हम रिसर्च पे काम करते हैं, डिफरेंट एरियाज पे, उनकी प्रॉब्लम्स पे स्टूडेंट्स बहुत। अभी भी रिसेंटली अभी हमारा अंडर ग्रेड बीबीए में जाबस रिसर्च बिजनेस प्रपोजल कंपटीशन हुआ, जिसमें 6 के 6 हमारे जजेस जो थे वो सारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स थे, एंड दे एक्चुअली इवेल्युएट दिस थिंग कि यार बच्चे वाकई में हमें अच्छी स्ट्रेटजीज और अच्छी रिकमेंडेशंस दे रहे हैं। सही। प्लस अब अगर मैं एमएस की बात करूं, तो एमएस और पीएचडी में थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाता है एमबीए से। वहां पे हम बेसिक रिसर्च पे ज्यादा फोकस करते हैं, जो कि नॉलेज क्रिएशन पे फोकस करता है कि, और वो सबके, फॉर एग्जांपल वो किसी XYZ कंपनी के लिए नहीं है, अगर है तो वो पूरी इंडस्ट्री के लिए रिसर्च है, वो पूरे सेक्टर के लिए रिसर्च है, तो हम उन सबके लिए रिकमेंडेशंस बनाते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस एमएस एंड एमबीए के। एक तो की डिफरेंस ये है कि भाई वहां पे हम बहुत बिजनेस स्पेसिफिक होते हैं, कॉर्पोरेट स्पेसिफिक होते हैं, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एमएस, तो वहां पर जो रिसर्च होती है वो फोकस होती है बेसिक रिसर्च पे, कि हम किसी भी टॉपिक पे बहुत पूरी इंडस्ट्री पे रिसर्च करते हैं। सही। अच्छा, जैसे हम बात कर रहे हैं कि फॉर एग्जांपल एमएस की एडमिशन के हवाले से भी, तो अगर कोई बच्चा है जिसने एमबीए किया हो सिंपल, तो क्या वो पीएचडी में डायरेक्ट भी इनरोल्ड हो सकता है? फॉर एग्जांपल अगर उसकी 3C जीपीए समवॉट आपने क्लियर तो कर दिया है, मगर मैं फिर भी ये पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर उसने एमबीए के अंदर थीसिस नहीं किया, ग्रुप प्रोजेक्ट किया है, और उसकी CGPA 3 से अबव है, तो क्या वो डायरेक्ट पीएचडी में एनरोल करेगा, या थीसिस न करने की वजह से उसको दोबारा एमएस का जो है एक 10 ईयर गुजारना पड़ेगा? CGPA उसकी 3 से अबव है। कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि 17.5 इयर्स अगर उनकी एजुकेशन है, और अगर उनकी CGPA 3 है, तो विद द परमिशन ऑफ HOD और प्रोग्राम मैनेजर एंड डीन, हम ये करते हैं कि हम उनको प्री रेक थीसिस एक करवाएं। जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है वो उनका 0 सेमेस्टर फिर काउंट किया जाता है, बट इट इज काउंटेड एज द, वो आपकी पीएचडी ड्यूरेशन में काउंट होता है। तो हम उनको प्री रेक एक थीसिस करवा लें, तो ये चीज वो डायरेक्ट एडमिशन बिल्कुल ले सकते हैं, एलिजिबल हैं, रेलिवेंट डिग्री के साथ आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल आ सकते हैं। अच्छा, हमारे पास एमएस के अंदर क्या क्या फैसिलिटेशंस मौजूद हैं, यानी कि किस किस डोमेन में हम एमएस कर सकते हैं, एंड देन अगेन एमएस के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? जी देखें, एमएस हम लोग जो कोर एमएस इन मैनेजमेंट साइंसेस है, एक प्रोग्राम है हमारा जिसके 4 स्ट्रीम्स हैं। वन इज मार्केटिंग, ठीक है, द अदर वन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट,
एंड द थर्ड इज फाइनेंस एंड द फोर्थ हमने लास्ट ईयर 21 में इंट्रोड्यूस करवाया है, दैट इज बिजनेस एनालिटिक्स। सही। ठीक है, और उसके अलावा ये मैं सबको बताना चाहूंगी कि अभी रिसेंटली वी गॉट द एनओसी और हमें जो है हम एमएस करवाने जा रहे हैं फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में, जो कि नया प्रोग्राम होगा जिसकी डिग्री जिसके कोर्सेज बिल्कुल डिफरेंट है। एमएस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसको मार्केटिंग या मैनेजमेंट के कोर्सेज पढ़ना पड़े, क्योंकि जो मैनेजमेंट साइंसेज जो फाइनेंस भी करते हैं एमएस इन फाइनेंस, उनको फिर भी जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट के बेसिक कोर्सेज पढ़ना पड़ते हैं, जैसे स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग डिसीजन हो गया या आपका अप्लाइड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो गया। लेकिन एमएस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स इज प्योरली फॉर द फाइनेंशियल पीपल्स जो बैंक्स में काम कर रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट ऐसा काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है जो कि प्योरली इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस पर है। और स्पेसिफिकली क्योंकि हमने ये बैंकर्स के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया है, फाइनेंशियल जितने भी रेलिवेंट लोग हैं, तो हम इसको वीकेंड्स पे ऑफर कर रहे हैं, ओनली ऑन सैटरडे एंड संडे। अच्छा, ये एक एग्जीक्यूटिव क्लास का है, जैसे हमारे पास एमबीए है तो हम उसको कहते हैं ईएमबीए, जो सैटरडे संडे को होता है ईएमबीए, तो ये इसी तरह ही एग्जीक्यूटिव एमएस होगा। ये एग्जीक्यूटिव नहीं है, ये पूरा रेगुलर प्रोग्राम है, लेकिन हम सैटरडे संडे करने की, वीकेंड पे करने की इसकी जो वजह है वो ये है, आपको पता है जो बैंकर्स होते हैं वो मोस्टली 6 बजे 6:30 बजे फ्री नहीं हो सकते, या कभी क्लोजिंग होती है, कभी बजटिंग का मसला होता है, कभी क्या, तो हमने उनकी सिर्फ ये कि फ्लेक्सिबिलिटी उनके लिए नहीं हो सकती है आम दिनों में, तो सैटरडे संडे उनका ऑफ डेज होते हैं, तो सैटरडे संडे दे कैन इजीली कम एंड अटेंड देयर क्लासेस, ताकि उनका कोई लॉस ना हो, और इसलिए हमने इसको वीकेंड पे ऑफर करना चाहा है। अच्छा सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जहन में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमने देखा है कि जो एमएस में स्टूडेंट एनरोल्ड भी होते हैं या पीएचडी में, वो मोस्टली मतलब जस्ट लाइक कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कॉर्पोरेट लाइफ से उनका एसोसिएशन है, जिसकी वजह से उनकी क्लासेस भी 6:30 वाली लास्ट शिफ्ट में ही होती है, जो मैंने देखा है। अच्छा, अब इन सब चीजों को देखते हैं तो ऑब्वियसली हमारे यहाँ पाकिस्तान में आपको पता है बहुत सारे रिसोर्सेज के इश्यूज भी होते हैं, तो इन लोगों के लिए कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह का कोई अपॉर्चुनिटी होती है कि वो लोग भी स्कॉलरशिप्स अवेल करें, जैसे हमारे पास अंडर ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स अवेल कर रहे हैं? जी, इनके लिए भी होती है, नीड बेस भी आती है, लेकिन इनके लिए स्पेशली एचईसी स्कॉलरशिप अनाउंस करता है। सेकेंडली, अगर हम किसी को फेवर देना चाहें, मतलब देना ऐसे चाहें कि हम तो हर स्टूडेंट को ही जो है एक तो स्टैंडर्ड्स पे उनको करना ही करना है, फेवर इन द सेंस कि वो बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर उनकी जो लास्ट डिग्री है वो 17 इयर्स तक भी है या 17.5 इयर्स है, जैसे जो पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, तो उन पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए हम अंडर ग्रेड के जो प्रोग्राम मैनेजर्स हैं उनसे उनकी सीवी शेयर करते हैं, जो ताकि वो उनको विजिटिंग कोर्सेज दे सकें और वो वहां से कुछ अर्न कर सकें। तो ये एक हम जो है फैसिलिटी उनके लिए क्रिएट करते हैं कि हम उनकी यहाँ पे हेल्प कर सके, कि अगर वो अपनी क्वालिफिकेशन पर और अपनी उनकी टीचिंग स्टैंडर्ड्स पे पूरे हैं तो वो फिर वहां पे पढ़ाकर जो है अपना कुछ पॉकेट मनी अर्न कर सके। मतलब उनको एक तरह से मोबिलाइज करके रिसोर्सफुल किया जाता है कि वो अपनी चीजों को इजीली है जैसा कैरी कर सके। एग्जैक्टली। अच्छा, अब जैसे आपने अभी बताया कि हमारे पास एमएस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स आ रहा है, तो जैसे कि आपने बताया अभी कि वो बैंकर्स के लिए होगा, तो जैसे हम देखते हैं कि बैंकर्स मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ फाइनेंस, या जैसे हमारे पास पहले एक डिग्री होती थी, इवन अभी भी है, मगर अंडर ग्रेजुएशन में मैं देखा है कि बिजनेस एंड फाइनेंस से रिलेटेड है वो, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, सॉरी। तो क्या ये उसी तरह से, एंड देन अगेन बैंकिंग से भी हमारे पास शायद कोई डिग्री थी अंडर ग्रेजुएशन के अंदर? वो एमबीए में थी हमारे पास, बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो ये उसी से ही रिलेट कर रही है, यानी कि उसका एक एडवांस मॉड्यूल है हमारे पास के वही लोग जो पहले बैंकिंग एंड फाइनेंस में हमारे पास एमबीए करके गए या उससे पहले अंडर ग्रेजुएशन अकाउंट एंड फाइनेंस में किया है, तो अब इजिली जो है फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के अंदर अपना एमएस या पीएचडी परस्यू कर सकते हैं। देखिए, आई थिंक एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस जो करके गया उसको तो मेरे ख्याल से डिग्री की इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये इक्विवेलेंट है, वो एज सच उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर वो करना चाहते हैं कोर्सेज को देख के, क्योंकि पीपल कैन डू द सर्टिफिकेशन कोर्सेज एज वेल, ठीक है। अब इसमें फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के बहुत ही प्योरली हमने डिजाइन किए हैं, प्रोस्पेक्टस में भी हमारे अभी जो है इंशाल्लाह इस साल शामिल होने जा रहे हैं, जैसे गेम थ्योरी है, या जैसे हमारे पास उसमें इकोनॉमिक थ्योरीज आ रही हैं, या डिफरेंट हमारे पास कोर्स जो इकोनॉमेटिक्स, अगर आप फाइनेंस के स्टूडेंट्स को एमबीए में या एमएस में इकोनॉमेटिक्स ऑफर करते हैं तो बहुत कम स्टूडेंट हैं जो उसको ऑप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब आप इकोनॉमेटिक्स को मैंडेटरी कर देते हैं, इट मींस के जो है उनको ये सीखना जरूरी है। इकोनॉमेटिक्स जो है इनका
बहुत ही ये समझे बेनिफिशियल टूल है फॉर डिजाइनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द मॉनेटरी पॉलिसीज। काफी ऐसी चीजें हैं जो बेनिफिट फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से होगा। नो डाउट बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए एमबीए बैंकिंग एंड फाइनेंस के अलावा एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा कि वो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में एमएस करें। बैंकर्स के अलावा जो एससीसीए हैं, जो ऐसे रेलिवेंट डिग्री जिनकी हो, 16 इयर्स एजुकेशन जिनकी हो, उनके लिए एमएस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इट्स अ प्योरली फाइनेंस डिग्री। इवन मैं जैसे आपसे बात अभी भी कर रहा था कि अगर एक बच्चा है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर चुका है, अच्छे नंबर्स ले चुका है, तो एमबीए समवॉट अब तो ये डायरेक्ट अपनी आगे वाली पोजीशंस पे जा सकता है और इजीली अपनी फर्दर एजुकेशन कैरी कर सकता है। अब एमएस आया तो आई बिलीव कि कुछ ही अरसे में फिर पीएचडी भी इसके अंदर आएगा, तो उसके लिए और ज्यादा चीजें इजी हो जाएंगी। एंड देन अगेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिसर्च, तो आप बजाते खुद एक क्वालिटेटिव रिसर्चर भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि बिजनेस स्टडीज के अंदर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव रिसर्च जैसे हम बात करते हैं, तो मैंने अक्सर देखा है कि लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च ज्यादा करते हैं बिजनेस के अंदर, ये ऐसा क्यों है? क्वालिटेटिव रिसर्च क्यों नहीं होती इतनी? वो ओवरऑल हमारे पाकिस्तान में क्वालिटेटिव रिसर्च जो है वो कम की जाती है। वो भी परसेप्शन है कि इफ वी हैव द ग्राफ्स और इफ वी हैव द डिफरेंट डायग्राम्स, और अगर ऐसा होगा, टेबल्स नजर आएंगे, नंबर्स नजर आएंगे, तो हमारी रिसर्च एक अच्छी होगी। और ये जो है मिसकंसेप्शन सबके साथ ही है, ऐसा नहीं है कि ये कि बिजनेस में ही है, लेकिन अब काफी रुझान जो है वो क्वालिटेटिव की तरफ जा रहा है। इंटरनेशनली तो क्वालिटेटिव एज अ वेरी ये पावरफुल रिसर्च आप कह सकते हैं, बिकॉज मीनिंग कंस्ट्रक्शन से लेके जो थ्योरी डेवलपमेंट है वो सब क्वालिटेटिव रिसर्च के थ्रू होती है। और जाविस में भी अब इंडिविजुअली या काफी ऐसे रिसर्चर्स हैं जो क्वालिटेटिव सीख रहे हैं, क्वालिटेटिव ट्रेनिंग्स को अटेंड कर रहे हैं, वर्कशॉप्स को अटेंड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली भी हमारी कुछ फैकल्टी वो क्वालिटेटिव वर्कशॉप्स अटेंड करने गए थे। तो आई थिंक अभी तो काफी लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है। स्पेशली तब से अंडरस्टैंडिंग आने लगी है जब से मिक्स मेथड, जैसे मर्जर ऑफ द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च जब से आया है, तब से काफी लोग हैं जो क्वालिटेटिव में करें। अच्छा, जब हम बिजनेस प्रोजेक्ट्स करते हैं तो वहां पे भी प्योरली क्वांटिटेटिव रिसर्च नहीं कर पाते स्टूडेंट्स। दे मोस्टली गो विद द फोकस ग्रुप इंटरव्यूज, इंडिविजुअल इंटरव्यूज। तो वो सारी जो चीजें जब आती है ना, तो वहां पे वो क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर पे जो रिसर्चेस होती हैं, या आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, भाई मार्केटिंग मैनेजर से इंटरव्यू लेने। सो इन शॉर्ट के क्वालिटेटिव की परसिस्टेंस जो है वो काफी अरसे से है, लेकिन वो रिकॉग्नाइज नहीं है। सही। नाउ इट्स टाइम के लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं क्वालिटेटिव रिसर्च को, क्वालिटेटिव रिसर्चर्स को। बहुत कम ऐसे इदारे हैं जहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे क्वालिटेटिव के प्योरली कोर्सेज को पढ़ाया जाता है। कुछ इदारा ऐसे भी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज जहाँ पे अंडर ग्रेड में भी अब क्वालिटेटिव का कोर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया गया है। एंड आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग, क्योंकि क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों की एक इक्वल एग्जिस्टेंस होना और समझ होना जरूरी है हर स्टूडेंट के लिए। मिक्स मेथड आप रिसर्च करें तो उसकी, अब हर कोई मिक्स मेथड रिसर्च नहीं कर सकता जब तक उसकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड ना हो कि भाई what is the objective of doing qualitative and what is the purpose of doing quantitative research। आपको उसका जब तक क्लियरिफिकेशन नहीं होगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। सही। इवन बहुत सारी चीजों में जैसे आपने कहा कि भाई बिजनेस रिसर्च के बाद जब आप आते हैं जस्ट लाइक अप्लाइड रिसर्च के ऊपर, देन अगेन आपको चांस मिलता है एडवांस रिसर्च पढ़ते हैं, तो आपके पर्सपेक्टिव्स भी डिफरेंट होते शुरू हो जाते हैं। यानी कि पहले आपको अपना सीखना होता है बिजनेस के हिसाब से, फिर आपको इंडस्ट्री के हिसाब से, देन अगेन आपको अपने भी इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने का एक मौका मिलता है, जहां पर अगर आपको आइडिया होगा कि किस तरह और कैसे अपने आप को कैरी करना है, जैसे हमने अभी बात की क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, तो फिर उस तरह की रिसर्च का इम्पैक्ट भी वैसा ही होगा। और अभी रिसेंटली आई वाज जस्ट हैविंग दिस डेटा कि लास्ट 3 इयर्स में हमारी फैकल्टी का भी रिसर्च का इम्पैक्ट काफी इंक्रीज हुआ है। आई एम नॉट कोटिंग द नंबर है, बट काफी इंक्रीज हुआ है। वो तो बिल्कुल है, ठीक है। और कॉन्फ्रेंसेस और जितनी भी हमारी वर्कशॉप्स है, बिकॉज द मेन पर्पस ऑफ रिसर्च सेंटर इज दैट कि हम उनके रिसर्च पेपर्स को देख रहे होते हैं, हम उनकी कॉन्फ्रेंसेस को देख रहे होते हैं, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से हम अपने बजट को यूटिलाइज करते हैं, कि किसके लिए क्या स्किल इंपॉर्टेंट है ना। एवरी ईयर वी डू द सर्वे एंड देन उसके बाद हम रेलिवेंट उनको वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग्स ऑफर करते हैं। सही। तो एक तो ये चीज, अच्छा क्वालिटेटिव के हिसाब से मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, एवरीवन नोज अबाउट, जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं या सेज के बारे में सबको पता होगा कि इवन दे हैव द फाइनेंस पेपर्स विद द क्वालिटेटिव रिसर्च। इंडीड।
ठीक है, तो ये आप देखेंगे इंटरनेशनली फाइनेंस जो कि फुली बेस्ड ऑन नंबर्स, दे आर इवन कमिंग इनटू द फील्ड ऑफ क्वालिटेटिव के सब्जेक्टिव होना चीजें जरूरी हैं। सही, बिल्कुल, बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल बढ़िया बात की। अच्छा, अब कहते हैं हमारी सोसाइटी में और ये माना भी जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि एक औरत पढ़ती तो समझिए कि एक औरत नहीं पढ़ती, एक पूरा खानदान पढ़ता है और एक जी। मर्द पढ़ता तो एक फर्द पढ़ता है। तो बात आती है वुमेन एम्पावरमेंट की एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से भी आपने काम किया है, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी आपने काम किया है। एंड देन अगेन ये जब जो 2 चीज़ें पूरी होती है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है कि अब जैसे मैंने कहा कि औरत जब पढ़ती है तो एक खानदान पढ़ता है, लीडरशिप। तो ये 3 फेजेस आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किए अपने रिसर्च के हवाले से, थोड़ा हमें इसके बारे में बताएं, क्योंकि बहुत सी खवातीन मेरे ख्याल से पढ़ती हैं, वो अपने जॉब में कहीं पोजीशन लेना होती है या उनका माइंड सेट होता है कि मुझे पढ़ाना है, तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी आती है कि वुमेन एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड द लीडरशिप, इसके हवाले से थोड़ा अगर हमें आप गाइड कर सकें। अच्छा, एम्पावरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी तो मेरे बेसिक पीएचडी के आपने जो है ना वो चीजें खोल दी। बिल्कुल, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप आजकल आप देख रहे हैं काफी इंक्रीज हो चुकी है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ फीमेल्स जो कि अभी बहुत आगे बढ़ के काम कर रही हैं। कुछ बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स एज वेल, वो कुछ काम कर रही, जैसे मैं एक ब्रांड का नाम लूंगी यहाँ पे, अस्कॉर, जो कि हनी हंटिंग जो है उनका, हनी बी वो खुद ही जो है उसको सवास साइड पे वो खुद ही पाल के, और उसके बाद वो मदर एंड डॉटर डियो वो दोनों काम कर रही हैं। तो आप देखें कि ये चीजें पहले आज से अगर 8 साल 10 साल पहले ये चीजें नहीं थी, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। सोशल मीडिया नो डाउट वो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है कि लोग घर पे बैठे, फीमेल्स घर पे बैठ के काम कर रही हैं। जो घर पे बैठ के भी काम कर रही हैं उनके लिए भी तालीम उतनी ही जरूरी है, डिग्रीज उतनी ही जरूरी है। इस हवाले से हमने जाबिस में एक जो है बूट कैंप किया था लास्ट ईयर, दैट वाज वुमेन सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि बूट कैंप टोटली हमें 100% जो है फ्रेडिच फाउंडेशन से स्पॉन्सर था। और जहां पर हमने मतलब ये समझे कि जो इंडिविजुअल थी जो कि जाबिस से एसोसिएटेड नहीं थी, 40 फीमेल्स जो थी उन्होंने, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने वहां पे पार्टिसिपेट किया था। उनको हमने सोशल मीडिया वगैरह बहुत सारे 5 दिन बहुत अच्छे ट्रेनर्स आए थे, प्लस हमारे बीएस एंटरप्रेन्योरशिप डॉक्टर नोमान, उन्होंने भी अपने कुछ स्टूडेंट्स जो कि फीमेल मेल स्टूडेंट्स दोनों ही थे, वो भी जो है उसमें शामिल हुए थे कि भाई हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी वो भी सीखें कि सोशल मीडिया का यूजेज कैसे है और किस तरीके से अपने बिजनेस को आप डिफरेंट डायमेंशंस में फैला सकते हैं। तो जहां पर फीमेल ज़ाहिर है जब वुमेन एंटरप्रेन्योर बनती है, जब वो कुछ अर्न करती है, तो वो सिर्फ ये अर्न नहीं करती कि उसको सिर्फ पैसा मिल रहा है। सही। इट्स नॉट ओनली मनी, इट्स ये कि हाउ शी इज गोइंग टू स्पेंड दैट मनी ऑन द चिल्ड्रंस, उनके फूड पे, उनके स्कूल पे कैसे वो कर रही है, कैसे वो अपने हस्बैंड के साथ या मेल फैमिली मेंबर जो भी आपके हैं घर पे, अगर आप मैरिड नहीं भी हैं तो भाई हैं, बाप हैं, तो आप उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हो। और आपकी सोशल एम्पावरमेंट होती है, सोशल इन विद इन द घर में, आपके विद इन द हाउस आप एक डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हो। आप किस तरीके से वहां पर जो है डिसीजंस लेते हो, आप कैसे अपनी जो है ना जगह बनाते हो, वैल्यू, आप समझे कि आपकी एक वैल्यू उभरती है, बनती है। अगर आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हो तो सबसे पहले तो यू नीड टू हैव द एजुकेशन, एजुकेशन के साथ यू हैव मस्ट हैव द आइडियाज कि आपने कैसे पैसे जनरेट करने हैं। तो आप अपना बिजनेस ओपन करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इवेंचुअली जो एंटरप्रेन्योरशिप, जब आपके पास एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पैसा आ रहा है, एक सोशल एम्पावरमेंट आ रही है, तो ये कलेक्टिव आपकी एक एम्पावरमेंट ही है कि आप बात कर सकते हो, आप बैठ सकते हो, आप यहाँ पे जो है किसी के साथ भी मिल सकते हो, आपकी मोबिलिटी इंक्रीज होती है। दिस इज समथिंग, ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से, आपकी एजुकेशन से सारी चीजें कनेक्टेड है। एजुकेशन डजंट मीन कि यू मस्ट हैव द डिग्रीज। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती है व्हाइल आई एम गिविंग द कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट, जब मैं फाइनेंशियल लिटरेसी वगैरह ट्रेनिंग्स पे जाती हूँ माइक्रो फाइनेंसिंग में, थैंक्स टू द जाबिस मैनेजमेंट के, उनकी ही बदौलत में वहां जाती हूँ। तो वहां पे मैं ऐसी बहुत सी खवातीन से मिलती हूँ जिनकी एजुकेशन डिग्री वाइज 5th क्लास तक उन्होंने एजुकेशन लिए, बट दे नो अबाउट कि हम सू कर देंगे हमारे डिजाइन कॉपी किए गए, तो इट मींस दिस इज द नॉलेज, दिस इज द एजुकेशन दे हैव। उनको ये लिटरेसी है कि हमें क्या कब कैसे करना है, व्हाट स्ट्रेटजीज वी नीड टू फॉलो, फेसबुक को या इंस्टाग्राम को हमने कैसे यूज करना है। सो दिस इज समथिंग कि ये बहुत
पॉजिटिव लगता है, क्योंकि अगर मैं यही रिसर्च जब मैं 2011 में कर रही थी, जब मैं 2014 में कर रही थी, तो और अगर यही रिसर्च मैंने 2017-18 में की, तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। डिफरेंस एंड इवन 21 में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तब खवातीन बात करते वक्त भी घबराती थी, तो ये 10 सालों में ही हमारी इस इंडस्ट्री में बहुत डिफरेंस आया है। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड देन अगेन आप देखें ना कि अगर हम 2011 या 14 की बात करते हैं तो हम बहुत कम देखते हैं कि एमएस और पीएचडी के अंदर खवातीन का जो है एनरोलमेंट हो, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम देखते हैं कि मतलब इक्वलेंट रेशो तकरीबन, इवन अब तो मुझे ये भी नजर आता है कि रेशो खवातीन का ज्यादा है एमएस एंड पीएचडी। अगर आप पीएचडी में बात करें तो मेरे पास 60-70% फीमेल स्टूडेंट, बिल्कुल, और जस्ट 30% मेल स्टूडेंट्स होंगे। एंड द फीमेल्स आर मोर एनर्जेटिक, दे आर मोर क्यूरियस अबाउट देयर थिंग्स कि ये मेरी चीजें कब होंगी, ये कब होगा। अगेन एंड अगेन दे आर कमिंग एंड दे आर आस्किंग। तो एक चीज अच्छी भी लगती है कि यार अच्छा है कि ये कुछ इतना बच्चों के साथ, घरों के साथ ये सब काम वो कर रही हैं। तो रिसर्च डिग्री है उसके लिए कभी, जैसे व्हेन आई वाज डूइंग माय पीएचडी, तो आई वाज गोइंग थ्रू ये कि पूरे 23 जो है डिस्ट्रिक्ट्स में सिंध के मुझे जाना पड़ा था, तो मैं वहां गई थी। अभी भी काफी ऐसी फीमेल जो कभी लाहौर से डेटा कलेक्ट कर रही हैं, कभी कोयटा से डेटा कलेक्ट कर रही हैं, कभी पेशावर जा रही हैं, बिल्कुल। कभी क्या। सो दिस इज अ वेरी गुड थिंग कि आप उनकी मोबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, साथ में उनके रिसर्च स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं, एंड दे आर डूइंग विद द डिटर्मिनेशन। बिल्कुल, और दे आर वेरी फोकस्ड अकॉर्डिंग टू देयर फ्यूचर ऑब्वियसली, और उसी की बेसिस पे हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजों को वो जस्ट लाइक हम कहते हैं ना अपने हार्ड टाइम्स देख के भी मैनेज करती हैं। जैसे आपने बिल्कुल। ऑलरेडी बोला कि अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी एजुकेशन, देन अगेन एजुकेशन के बाद जो रिसर्च के लिए उनको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्राउंड्स पे जाना पड़ता है चीजों को स्पेशली डेटा को गैदर करने के हवाले से। मैम सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि टाइम, और टाइम को हम तो कैद कर नहीं सकते अनफॉर्चुनेटली, मगर ये है कि उस टाइम को हम बहुत अच्छे से यूज जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये आखिरी एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो भी स्टूडेंट जो इस वक्त समवॉट कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं करना भी चाह रहा हूं, कर नहीं पा रहा हूं, तो एमएस प्रोग्राम एंड पीएचडी प्रोग्राम के लिए आपने वैसे हमें सारी इन्फॉर्मेशन तो तकरीबन दे दी है कि 17.5 इयर्स की आपकी एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और आपका जो सीजीपीए 3 से अबव होना चाहिए। एंड देन अगेन अगर आपने ग्रुप प्रोजेक्ट किया है तो आपने उसका भी सोल्यूशन बताया कि जो 0 सेमेस्टर काउंट होगा। अगर आपने इंडिविजुअल थीसिस किया है तो वो भी समवॉट, कहीं ना कहीं लोग फाइनेंशियली भी अटक जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उस पर भी आपने हमें बताया कि काफी सारी चीजें उनके लिए ऑलरेडी हैं। अब यहाँ पर एक चीज आती है, जो कंफ्यूज लोग होते हैं या जस्ट लाइक जो बहुत सोचते हैं, उनके लिए आपकी क्या सजेशन है? करना चाहता हूं मगर कर नहीं पाता। देखिए, कंफ्यूजन का तो खैर कोई इलाज वैसे नहीं है, वो यही है क्लैरिटी। सो द एडमिशन डिपार्टमेंट्स, प्रोग्राम मैनेजर्स आर अवेलेबल एवरी टाइम कि भाई आप आए हैं, हमारे डोर्स ओपन है, आप आए, हमें विजिट करें। अच्छा, उसके अलावा कुछ चीजें मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ जी, अतिक, कि देखिए जैसे काफी मैंने स्टूडेंट्स को देखा है जब वो एमबीए और एमएस में कंफ्यूज होते हैं, तो ये कंफ्यूजन की बात नहीं है। प्योरली अगर आपने पीएचडी भी नहीं करना और आपने जो है इंडस्ट्री में जाना है, तो आप सोचते हैं कि सिर्फ एमबीए ही है मेरे लिए, कि मैं अगर इंडस्ट्री में जाना चाहता हूँ तो सिर्फ एमबीए करके जा सकता हूँ, अगर मैंने एमएस किया तो मुझे सिर्फ यूनिवर्सिटी में जॉब ढूंढनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है। अगर आप इंटरनेशनली भी देखें तो एमएस में आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो इवन 30 क्रेडिट आवर्स की ये डिग्री है, ठीक है, ओनली 30 क्रेडिट आवर्स, 1.5 to 2 इयर्स की ये डिग्री है। एमएस के हवाले से बात कर रही हूँ कि यहाँ पे भी आपको ह्यूमन रिसोर्स, मार्केटिंग, यहाँ पे भी प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, इंडस्ट्री बेस आपको केस स्टडीज पढ़ाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च ओरिएंटेड ये होता है कि हर चीज में अब रिसर्च हो जाती है। प्रोजेक्ट्स आपको रिसर्च बेस्ड दिए जाते हैं कि भाई आपने रिसर्च करनी है, और इसमें जो है आपको जो फैकल्टी होते हैं वो सब जो है वो आपके इंडस्ट्री से नहीं आते, बल्कि वो सब आपके पीएचडीज होते हैं। तो वो पीएचडी डॉक्टर्स ही होते हैं जो आपको पढ़ा रहे होते हैं, तो उनका फोकस भी आपकी रिसर्च पे होता है। बट आजकल ऑर्गेनाइजेशंस भी रिसर्च बेस्ड डिग्रीज को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, और उनको भी ये चीज अब समझ में आ चुकी है कि एमबीए एंड एमएस आर इक्विवेलेंट डिग्रीज। अगर रिसर्च बेस्ड है तो उसमें जरूर, अब फॉर एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स हु आर डूइंग एमएस मैनेजमेंट साइंसेज, पर उनकी स्ट्रीम बिजनेस एनालिटिक्स है, बिल्कुल, तो वो एचआर अगर उसमें, अच्छा, विद इन द बिजनेस एनालिटिक्स वी हैव डिफरेंट 4 ऑप्शंस, कि बिजनेस एनालिटिक्स आप मार्केटिंग में करना चाहते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स आप फाइनेंस में करना चाहते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स आप सप्लाई चेन में करना चाहते हैं, या बिजनेस एनालिटिक्स आप
HR में करना चाहते हैं, सही। तो फिर आपको उस हिसाब से तैयार किया जाता है, वो कोर्सेज दिए जाते हैं। और प्रेफर हम यही करते हैं कि आप रिसर्च करें, IRS लें, इंडिपेंडेंट रिसर्च स्टडी लें, ताकि आपकी लर्निंग, इंडिविजुअल लर्निंग बढ़े। सही। तो ये चीजें हैं। दूसरा, उसके अलावा MS में आपकी वर्कशॉप्स, आपके रिसर्च सिंपोजियम, आपकी पोस्टर प्रेजेंटेशन, ये सारी एक्टिविटीज होती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हर एक्टिविटी की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। बाकी जो है आपका क्लास एक्टिविटीज इसके अलावा हैं, जिसमें टीचर्स आपको केस स्टडी वर्कशॉप्स करवाते हैं, टीचर्स आपको जो है कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। अभी लास्ट सेमेस्टर में हमारे यहाँ पास मार्केटिंग डिसीजंस में केस स्टडी कंपटीशन हुआ, फैकल्टी थी डॉक्टर शुमाइला, वो पूरा स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से पोस्टर प्रेजेंट किए, बहुत अच्छे से उनको दिखाया। एक हमारे पास SHRD बूट कैंप हुआ, दैट वाज स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट बूट कैंप, जो कि डॉक्टर कामरान ने लीड किया। तो वो उसमें ये था कि भाई आपके इंडस्ट्री से भी पार्टिसिपेंट्स आए थे, प्लस आपके जो है स्टूडेंट्स थे वो भी पार्टिसिपेंट्स थे, एंड दे हैव प्लेड अ वेरी गुड रोल। कि वो 2 वर्कशॉप्स हुई जो कि HR रेलिवेंट थी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे डिपेंड कर रही थी। तो स्टूडेंट्स इन एक्टिविटीज से लर्न करते हैं, एंजॉय करते हैं, खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं। सो दिस वाज समथिंग कि भाई आपको यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है कि आप एक जो है बुकिश एक रिसर्च पढ़ें, बट आप उसको इम्प्लीमेंट करके कुछ अच्छा लर्न करते हैं। और रिसर्च डिफरेंट टाइप्स की होती है। जब आते हैं आप सिस्टम में तो आपको पता चलता है कि यार हम किस तरह से इसको और आगे प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो जी हाँ व्यूअर्स, आज आपको आइडिया हो चुका होगा कि हमारे MS प्रोग्राम के अंदर आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या फैसिलिटेशंस मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो, किसी भी तरह की क्यूरी हो, तो बिल्कुल आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।